तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी कैसे कैसे आपने करना है, कौन कौन सी लीव आपने भी EHRMS पे करनी है। एट प्रेजेंट जितना रेगुलर स्टाफ EHRMS पे रजिस्टर्ड है उन सभी की ऑनलाइन लीव अप्लाई होंगी इसी पोर्टल से, ठीक है जी। तो उसमें आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर लीव है, जैसे मैं बात करूं कैजुअल लीव, तो वो क्या है आपके प्रिंसिपल लेवल तक पे है ना, या आपका प्रिंसिपल अप्लाई करेगा कैजुअल लीव तो उसकी सैंक्शन अथॉरिटी DO है, ठीक है। या आपने कोई एक्स्ट्रा EOL अप्लाई करना है, उसका भी है 15 डेज तक किस लेवल पे जाएगी, 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, जो भी है वो सारी एक हम उसकी हायरार्की सेट करेंगे। तो आपको बताएंगे कि आपने हायरार्की कैसे सेट करनी है। हर एक लीव टाइप की हायरार्की सेट होगी इसमें इनिशियली, और इसी में आपका लीव अकाउंट बैलेंस, जितना भी लीव अकाउंट बैलेंस है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको भी जो लीव अप्लाई करता है उसको भी दिख जाएगी कि मेरा अभी स्टेटस कहाँ पे है मेरी लीव, कि अप्रूव्ड लीव हो जाएगी तो आपके लॉगिन में ही आ जाएगा आपकी लीव अप्रूव्ड है। एक लेटर वगैरह जो भी सैंक्शन ऑर्डर है वो उसमें ऑटो प्रिंट होता है, वो आपके लॉगिन पे रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, जैसे अगर आपने किसी ने मैटरनिटी लीव अप्लाई की किसी फीमेल टीचर ने, तो उसका भी स्टेटस उनको दिखेगा, जो अप्लाई करता है उसको भी दिखेगा, और जैसे एक्स इंडिया लीव अप्लाई करते हो आप, उसका भी स्टेटस आपको दिखेगा कि किस चैनल पे है मेरी लीव, कहाँ पे भी किस लेवल पे मेरी लीव जा चुकी है। अगर वो सेंक्शन होती है तो आपका ऑटो जनरेट उसमें सेंक्शन ऑर्डर आ जाता है ना। तो ये सारा रहेगा, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताएंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आज ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज की है आप इससे कुछ सीख के जाएं, और हमने ये इम्प्लीमेंट करना है। सेक्रेटरी एजुकेशन मैम की भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि ये ऑनलाइन लीव मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो इसलिए बहुत जल्दी हमने ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया है ताकि इसको हम 1 Feb से जो भी है अपना इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी के पास अपना यूजर ID होगा, जो भी EHRMS का एडमिन ID है, और दूसरा कौन सा था, एडमिन और एस्टैब्लिशमेंट ID वगैरह जो आपके पास अपना होगा ना, उसी से आपको लीव हायरार्की वगैरह सेटअप कर दिए ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कॉपी पेन लेके जरूर लिखते रहें, जो भी इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा गाइडलाइन, आप उसको जरूर अपना राइट डाउन करें, क्योंकि इसलिए फिजिकल मीटिंग रखी है ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो सके और इसी टाइम पे हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। तो मैं वेलकम करता हूँ श्री नितिन सर का, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर फॉर NIC। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ नितिन। आप सारे लोग आई थिंक होप एवरीवन विल बी वेल वर्स्ड विद द सॉफ्टवेयर EHRMS। सारे लोग यूज कर रहे होंगे अपनी APR भरने के लिए और ACR भरने के लिए, आप लोग यूज करते होंगे इसको, ठीक है। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिटर्न। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास मॉड्यूल बहुत सारे हैं इसके अंदर EHRMS के। अभी हमारे एज पर डायरेक्शंस वी हैव टू स्टार्ट विद द लीव मॉड्यूल। दैट लीव मॉड्यूल इज I think used by most of the department, but not in education department. So right now, as per direction, it has to be started immediately. So इसमें करना क्या होगा आपको कि first of all 2 रोल होंगे जिनका मैक्सिमम रोल होगा इसके अंदर, 2 टाइप के रोल्स होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जिन्होंने क्या करना होगा कि आपने लीव क्रेडिट करनी होगी कि कितनी लीव आज की डेट में बैलेंस बचा हुआ है हर एम्प्लॉय का, किसी भी एम्प्लॉय का कितना लीव का बैलेंस है, हर टाइप के लीव का बैलेंस, जैसे लाइक CL में कितनी उसने ले ली, कितनी बची हैं, अभी जनवरी शुरू हुआ है तो जस्ट आपकी क्रेडिट ही हुई होंगी सारी लीव्स, तो उसमें कितना बैलेंस बचा है वो लीव आपको बैलेंस फीड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर वो भी देखना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी के पास आपकी लीव्स जाती हैं। इसके अंदर जो अथॉरिटी होगी वो फिक्स होगी, इसमें मल्टीपल अथॉरिटीज हो सकती हैं, हो सकता है आपकी 4 अथॉरिटी में लास्ट अथॉरिटी जो है वो सेंक्शनिंग अथॉरिटी हो, बट लास्ट वन जो होगी वो सेंक्शनिंग होगी। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपके 5 फ्लो हैं या 6 फ्लो है, इवन 10 भी फ्लो है तो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बट लेकिन इसमें ये कंपल्शन है कि हमारे साथ एक लीव के लिए एक एम्प्लॉय का एक फ्लो होगा। मल्टीपल फ्लोज जो हैं बेसिकली कि एक ही लीव की अगर डिफरेंट सेंक्शनिंग अथॉरिटी हैं, लाइक कि 10 के लिए कुछ और है और 15 ईयर के लिए कुछ और है और इससे ज़्यादा है तो कुछ और अथॉरिटी है, वो अभी फ्लो अवेलेबल नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद द फिक्स फ्लो
each employee has each level, each one flow for each leave. ओके इसके अंदर जो ऑफिस आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एस्टैब्लिशमेंट डाटा एंट्री का मैक्सिमम रोल है जो करेंगे। तो मेरे साथ मिस्टर कुलीग हैं, मेरे कुलीग हैं मिस्टर अजीत, वो आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि आपने कैसे करना है इसको, ठीक है। और इमीडिएटली आपने सबसे पहले तो आपने वर्कआउट करना होगा कि पेपर पर कि किसकी कितनी लीव बैलेंस, आपके सर्विस बुक तो होगी सभी की, ठीक है। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पंजाब से डेपुटेशन पर है या हरियाणा से, उनकी लीव कैसे मेंटेन करते हैं। लाइक कोई पंजाब से डेपुटेशन पे है चंडीगढ़ में, उसकी लीव कैसे मेंटेन, क्या सेंटर के रूल के हिसाब से ही 8वीं सीएल डालते हैं उसकी, पंजाब के रूल फॉलो करते हैं, उनकी लीव कैसे चलती है कुछ बताएंगे। नहीं उनकी तो कुछ ऐसा भी होता था ना कि सर्विस बुक सर्विस पीरियड के हिसाब से क्रेडिट होती थी, अच्छा वो उसके लिए नहीं है, आपके लिए फिक्स है, मतलब होल नंबर नहीं है लीव जो भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे कुलीग है मिस्टर अजीत की आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे किस तरह से आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है अजीत। सबसे पहले यहाँ पे रोल है एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री का। एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री ने बेसिक जो सर्विस उसकी एंट्री करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। फिर आगे ये रोल एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने एम्प्लॉय सर्विस बुक में जाना है एंड एम्प्लॉय सर्विस बुक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी एम्प्लॉय आपके जो उसमें एस्टेब्लिशमेंट है उसको सर्च करेंगे आप। बेसिकली सबसे पहले ये चीजें आपने एंटर करनी है इसकी, व्यू सर्विस बुक, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस और इनिशियल ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन, ये 5 चीजें आपने मैंडेटरी फिल करनी है सारे एम्प्लॉयज की। ये बेसिकली मास्टर्स हैं जो आपको डालने ही होंगे पहले इनिशियली, ठीक है। आप लोगों के केस में इनमें तो डाटा फीड हो रखा है, इसमें आप लोगों को डाटा फीड करना पड़ेगा। दूसरा ये इसमें 2 चीजें भी, अब एक उसका सिग्नेचर और फोटो, ये दोनों भी मैंडेटरी हैं, दोनों नहीं होंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा इसका। जो भी अपना लॉगिन करेगा, फोटो और सिग्नेचर मैंडेटरी है इसके अंदर।
फोटो एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री अपलोड करेगा और जो सिग्नेचर है वो यूजर के अपने अकाउंट से अपलोड होगा। ये तो पता लग ही गया कि ये 5 चीजें करेंगे तभी आपका लीव मॉड्यूल आगे फॉलो चलेगा। ठीक है, अब आपने आना है ऑनलाइन लीव पे। अब आ जाता है लीव वर्क फ्लो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए लीव वर्क फ्लो। अब यहाँ पे जो भी उसका डेजिनेशन है आप डेजिनेशन सिलेक्ट करेंगे। अब एक डेजिनेशन के लिए या आप सबके लिए मान लो एक डेजिनेशन आपका एक है, इसके लिए अर्न लीव में चैनल आप 2 भी बना सकते हैं। नहीं, जैसे क्लर्क के लिए आप 2 ऑफिसर या सारों को सिलेक्ट करके उसके 2 चैनल भी बना सकते हैं, उसके 3 चैनल भी बना सकते हैं। अलग अलग ऑफिसर के लिए 2 के लिए अलग बना सकते हैं, 2 के लिए 3 या 2। नंबर ऑफ यूजर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर किसी का जैसे अर्न लीव है, अर्न लीव एक बंदे से अप्रूव होनी है आपकी। यहाँ पे लीव के चैनल लिखोगे ऊपर 1। अगर आपका एक ही चैनल है कि आपके क्लर्क ने अप्लाई करो और सुप्रिटेंडेंट ने अप्रूव कर दी, ठीक है ना। सीएल की बात करें, वो तो लीव का मॉड्यूल है। सीएल में देख लेते हैं। सीएल में अप्लाई किया आपने नंबर ऑफ चैनल। अगर नंबर ऑफ चैनल 2 रखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ चैनल्स मैंने 2 रखे हैं सीएल के लिए, क्लर्क के लिए। एक आपका डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट कौन सा स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे जो भी उनका अप्रूविंग ऑफिसर है जो कोई किसी को डाल ऐसे डाल, ठीक है। जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है ना, देखो अपना सारा रहेगा स्कूल एजुकेशन के अंदर। जैसे प्रिंसिपल का नाम आ रहा है यहाँ पे, जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया। अब मैंने 2 चैनल्स बनाए हैं सीएल के लिए। अब मैं दूसरा चैनल यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे भी मैंने डिपार्टमेंट अपना, मान लो डिपार्टमेंट से बाहर का है आपका, सेकंड अथॉरिटी जो आपके डिपार्टमेंट से बाहर की है। ये 2 चैनल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए डीएससी साहब के पास जाना है आपका, तो डीएससी साहब के पास अदर चार्जेस भी हो सकता है, वो एक्साइज में बैठे हों, एक्साइज के चार्ज भी है। तो हमने डिपार्टमेंट का ऑप्शन इसलिए दे दिया हुआ है कि आप वो जहां भी बैठ रहे होंगे वहां से अप्रूव करेंगे उसको। ठीक। अब जो नेक्स्ट चैनल आपका मान लो यूटी सेक्रेटरी में आपके ऑफिस डायरेक्ट जो भी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी और नीचे जाके अपडेट लीव वर्क फ्लो। हर एक केस के अंदर आपको अपडेट लीव वर्क फ्लो बनाना है। जैसे सीएल के लिए अलग बनेगा, ईएल के लिए अलग, मैटरनिटी लीव अलग। हर चैनल की आपको एक वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा हर लीव के लिए। आप नंबर ऑफ लीव चैनल यहाँ पे 2, 3 जो आपके ऊपर डिपेंड किया, 3 बनाने हैं 4 बनाने हैं, वो आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद आपने अपडेट लीव वर्क फ्लो करना है, फिर वो उस लीव के लिए कंसर्न एम्प्लॉय का लीव वर्क फ्लो वो रहेगा। अब मान लो मैंने ये 2 लीव हटा दिया तो ये सिर्फ 2 एम्प्लॉय के लिए वर्क फ्लो बनेगा। अगले 2 के लिए आप कोई भी ऑफिसर को चूज करके बना सकते हैं, ठीक है। लीव अप्लाई करने से पहले ऑफिसर का एम्प्लॉय कोड जरूर देख लें कि आपके ऑफिसर का एम्प्लॉय कोड है या नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड तो है, डेजिनेशन भी कई बार आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपके पेपर्स में डेजिनेशन पूछे और EHRMS में डेजिनेशन पूछा है तो मिसमैच होता रहेगा आपके पास ना।
ठीक है ना, वो भी चेक कर ले कि हमने जिसको अपना अप्रूविंग ऑफिसर बनाया उसका एम्प्लॉय आईडी सही है या नहीं है। कई बार प्रिंसिपल दो नेम के सेम हो सकते हैं कि गलती से आप उसको ना सिलेक्ट कर लो तो आपने उसका कोड जरूर चेक करना है। कोड एम्प्लॉय कोड आप चेक करके ही अपना लीव वर्क फ्लो अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, सपोज आपने लीव मार्क कर रहे हो, मार्क करने के बाद आपका जो फ्लो आपने सेट करा था और वो आज की डेट में वो ऑफिसर ट्रांसफर हो चुके हैं कहीं और आप उसको चेंज नहीं करते हो लीव वर्क फ्लो को, तो उन ऑफिसर के पास ही बाय डिफॉल्ट चली जाएगी फिर लीव आपकी। वो आपको इमीडिएटली एज जैसे आपके ऑर्डर निकलते हैं ट्रांसफर्स के, आपको वो करना है। फिर वो नहीं कर पाएंगे उसको जो एग्जैक्ट आपके नए ऑफिसर आए हैं, तो वो आपको चेंज करना मैंडेटरी है कि आप जैसे ट्रांसफर होता है आप उसको वर्क फ्लो को चेंज कर लो। ठीक है, और ये हर केस में होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर रिटायर होगा, आपको वर्क फ्लो दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। जिसका भी आपने वर्क फ्लो बनाया हुआ है, मान लो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर रिटायर होता है या ट्रांसफर होता है, तो आपको जो भी कंसर्न रिपोर्टिंग हो तो आपको लीव वर्क फ्लो दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। अब देखिए सर्विस बुक में जाके लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है लीव बैलेंस ऑनलाइन। लीव बैलेंस ठीक है, अब ये कंसर्न एम्प्लॉय का दिए, यहाँ पे हम इनकी लीव ऐड करेंगे जिसकी भी ईएल कितनी है, मेडिकल ठीक है, आरएच कैजुअल लीव। यहाँ पे डाटा आपका जब आप फीड करोगे उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन आता है और लॉक का बटन आता है, वो आप यहाँ पे जाके उसकी लीव्स लॉक कर दोगे। करंट ये आपने यहाँ पे जो लीव कट ऑफ डेट रखनी है वो आपने अपने आप देखा कि 31 जनवरी रखोगे या 1 जनवरी आपने स्टार्ट करना है कि 1 जनवरी 2025 को उसके सर्विस बुक के अकॉर्डिंग उसके पास ईएल इतनी थी, मेडिकल इतनी है, वो लीव आपने चेक करके ही डालनी है। एक बार डाटा आपका लॉक हो गया फिर उसको बैक एंड से लगा के थोड़ी सी आपको फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक डाटा लॉक करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा उसको कि आपकी CLEL जो कंसर्न एम्प्लॉय की है वो प्रॉपर फीड कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं। अगर आप लीव 1 जनवरी से लेके चलते हो जो क्रेडिट हुई लीव, फिर आपको एज ऑन टुडे जो उसने लीव ले ली ऑफलाइन आपने डालना पड़ेगा उसको कि ये लीव ले चुका है वो, ताकि वो बैलेंस उसमें से कट जाए। ठीक है ना, तो इट विल बी बेटर कि आप आज की डेट लेके चले एज ऑन सपोज 1 फरवरी को जो भी लीव का बैलेंस है वो डालें, ताकि पिछला वाला आपके पास मैनुअल रहेगा, ये बाकी ऑनलाइन वाले से शुरू हो जाएगा। ये जो आपकी 15 शायद स्टार्ट जनवरी में 15 क्रेडिट होती है जनवरी में और जुलाई में 15 क्रेडिट होती है ना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फ्रैक्शन लगा के चलना है कि एक और दोबारा जो 15 ऐड होंगी वो आपकी 1/7/25 को ऐड होंगी, जो आपकी ईएल ऐड होंगी अभी 15। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा फीड करना है कि हम एक उसको एक डेट कंसर्न मान के ही चल रहे हैं यहाँ पे। अब आता है क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट और डेबिट के लिए आपका जो OFC वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर वाला लॉगिन है वो यूज होगा। ये तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन पता लगे कि हमने यहाँ क्या डाटा फीड करना है। एम्प्लॉय डैशबोर्ड में जो भी ऑप्शंस हैं ये सारी आपको फीड करनी पड़ेंगी उसकी सर्विस बुक से देख के एम्प्लॉय की। अब आ जाते हैं हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में। लीव में इसमें देख ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर में एक यूज है क्रेडिट डेबिट लीव्स का। लीव मैनेजमेंट
क्रेडिट डेबिट लीव्स। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अर्न लीव, हाफ पे लीव है, कैजुअल लीव है, आरएच है। ठीक है, किसी की अर्न लीव आप ऐड कर रहे हो कितनी, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जितने उतने बैलेंस से जब एक एक को आपने ऐड करना है तो जितनी उसकी बैलेंस है उसमें आपने 15 यहां से क्रेडिट होगी उसके अकाउंट में, और जिसकी आपने माइनस करनी है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रेडिट, और या डेबिट करनी है तो डेबिट। इसमें आपके पास वेरियस ऑप्शन आ रही है, अर्न लीव, हाफ पे, सीएल, आरएच है, मेडिकल है, स्टडी लीव है, स्टेशन लीव है। ठीक है, इसको क्रेडिट डेबिट का आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब लीव आप करोगे, लीव बैलेंस ये तब शो करेगा आप उसकी जितनी क्रेडिट कर रहे हो। मैंने उसके नंबर ऑफ डेज क्रेडिट किए मान लो, इस सभी का ना लाइव वर्जन रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आपको देख लेना, जो भी है स्क्रीन आपको रिकॉर्डेड वर्जन है वो ग्रुप में प्रिंसिपल के शेयर कर रखा हमने लिंक। अभी थोड़ा सा बेसमेंट इश्यू करके है, लेकिन वो लिंक बाद में चल पड़ेगा ना, आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा जिसमें से आप ये यहाँ से जो बता रहे हैं वो सारा चेक कर सकते हैं। संदीप जी इसको फोकस कर लेना। ठीक है। अब ये देख लीजिए संजीव सर का है, ये संजीव सर में अर्न लीव 315 अभी स्टार्टिंग में है, रिमेनिंग ये अगर मैं इसमें से जो भी क्रेडिट डेबिट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगी, वो दोबारा से मैं क्रेडिट करूंगा नहीं। कोई भी लीव आप सिलेक्ट कर लेते हो, अर्न लीव मैंने इसमें से मान लो इन्होंने 40 अर्न कर लिया, मैं डेबिट करूंगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 275 आ गया, आप देख रहे होंगे अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा कि मैंने 40 अगर उनकी डेबिट कर रही है, लीव बैलेंस आ गया 40। रिमार्क्स आपने कुछ भी जो डालना है, उन्होंने कि लीव अवेल कर ली है, क्रेडिट कर रहे होंगे तो लीव ऐड कर रहे हैं आप, नहीं तो लीव अवेल होगी तो लीव करके आपने यहाँ पे डाटा सेव करना है। सेव करने के बाद ओके आ गया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 40 मैंने इनकी डेबिट की है। अब मैं अगर ये डाटा लॉक कर दूंगा तो इनकी 40 माइनस हो जाएंगी, इनकी डेबिट हो जाएंगी। यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर आपकी ये एंट्री गलत है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे तो आपने डाटा लॉक करना है, डेबिट करोगे तो भी डाटा लॉक करना है आपने, जिसकी भी लीव आप ऐड और डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, क्रेडिट डेबिट का ओएफसी एडमिनिस्ट्रेटर से ही होगा, जो भी आपका लीव होगा। बाकी सारा जो आपका रोल है वो सारा आपका एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री में ही है कि सारों की लीव आपने पहले सर्विस बुक में ऐड करनी पड़ेगी आपको। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी होगा, अगर आपने लीव अप्लाई कर दी है और आपका मूड चेंज होता है या आपका कुछ और होता है कि आपने अप्लाई नहीं जाना है लीव पर, आपने कैंसिल करनी, उसके भी मोड्स हैं। किस मोड में आप खुद कैंसिल कर सकते हो, किस मोड में आपका अप्रूविंग अथॉरिटी आपको कैंसिलेशन भरनी पड़ेगी, वो अप्रूव करेगा, तब दोबारा से लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। वो प्रोसीजर में भी बता देंगे कैसे आपने करना है। अगर आपने अप्लाई करके छोड़ दी है तो आप खुद कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हम बताओ लीव वर्कफ्लो में जाना है।
चैनल ये सर किस लीव के रिगार्डिंग लीव प्रदान करेगा, किसके क्या चैनल होगा ये बताओ। आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिएगा, आपके सर्कुलेट हो रही है ऑलरेडी पेपर आपके पास। किस लीव के रिगार्डिंग अब इसमें हम एक प्लान और कर रहे हैं, इसमें हम एक और प्लान कर रहे हैं कि आपका जो क्लस्टर है ना, क्लस्टर पे हम आइडेंटिफाई कर लें एक पर्सन, उसको हम ट्रेनिंग देंगे एनआईसी से, मतलब जो भी आपको कोई इश्यू आए तो आपको ऑफिस में आना पड़े, आप अपने उस क्लस्टर में उस पर्सन को अप्रोच करें। तो अभी यही रहेगा, हम नेक्स्ट कल या परसों उसकी भी ट्रेनिंग करा देंगे। एक मास्टर ट्रेनर आइडेंटिफाई करना है जिनकी क्लस्टर वाइज, जो एनआईसी से डिटेल में ट्रेनिंग लेगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आएगा तो आप अपने मास्टर ट्रेनर से कॉन्टैक्ट करें। देखो ऐसा है, हम पहले केस भेजते थे अपने अनलीव के एचपीएल के स्कूल वाइज भेजते हैं, सर्विस अटैच करके मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के सब कुछ डी ऑफिस में। अब इसमें क्या है कि ये सारा कुछ ऑनलाइन में है। अब आपको यहाँ से चैनल सेलेक्ट करने हैं अपने, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज किसी की कम्युनिटी लीव भेजनी है तो कितने चैनल हमारे कौन सेक्शन करता है? 15 डेज की प्रिंसिपल, उसके बाद आ गया 30 डेज की डीओ, 30 डेज के ऊपर डीएससी। तो जो आप सेलेक्ट करोगे डीओ प्रिंसिपल टू डीएससी, चाहे एक दिन की छुट्टी भी होगी वो भी डीएससी तक जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए चैनल आपको एक डीओ हो गया, दूसरा डीएससी हो गया, पहला प्रिंसिपल डीओ फिर डीएससी, 3 चैनल बनेंगे। वो चैनल मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करने हैं। जैसे ये अनलीव लेते हैं हम, अनलीव में यहाँ पे आ जाएगा आपका चैनल 3, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा प्रिंसिपल, तो ये आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से ऑफिस डिपार्टमेंट। ऑफिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल है ना, स्कूल है। आप स्कूल एजुकेशन जाओगे ऑफिस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आएगा ऑफिस डिपार्टमेंट सभी का जी स्कूल एजुकेशन ही आएगा। उसके बाद आएगा ऑफिसर डेजिग्नेशन, इसमें आएगा प्रिंसिपल। चैनल वाइज चलना है। सबसे पहले आप फर्स्ट चैनल का सेट करोगे, फिर सेकंड चैनल आएगा ऑफिसर डेजिग्नेशन क्या सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल जो भी आपके स्कूल का प्रिंसिपल है उसका टीएचआरएमएस कोड भी लिखा है, नाम भी लिखा हुआ है। फिर आगे करोगे आप सबमिट, है नहीं प्लस करेंगे। 3 चैनल है। फिर ये आपका आ गया फर्स्ट, जिसमें आपने अपना केस सबमिट करना है। उसके बाद जाएगा केस डीओ ऑफिस, फिर आगे सेलेक्ट करोगे स्कूल एजुकेशन, फिर डीओ ऑफिसर डेजिग्नेशन आएगा डीओ, फिर आएगा राजन जैन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, फिर आगे उनका नाम आ जाएगा, आगे नाम आ गया ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा डीएससी, नेक्स्ट चैनल। इसमें आएगा स्कूल एजुकेशन सेम, ऑफिसर डेजिग्नेशन आएगा डायरेक्टर, आगे नेक्स्ट आएगा उनका सर का नाम आ जाएगा। फिर ये फाइनल अप्रूवल है। इसके बाद आपने ऐसे अपडेट लीव वर्कफ्लो पे क्लिक कर देना है। फिलहाल अभी ये 3 चैनल है, अगर कोई ऐड होंगे वो बता देंगे आपको। सिमिलर केसेस में हायर एजुकेशन में आ जाएगा बराड़ सरकार, रविंद्र सिंह बराड़ सरकार, उसमें आ जाएगा मिनिस्टर साहब वाला, उनको बताइए। चैनल 3 सेम फर्स्ट स्टेप आएगा आपका वही। ये जी आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, क्योंकि आपको बताया है आपका जो भी है सेंक्शन अथॉरिटी, आपकी फाइनल अप्रूवल डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, तो ये चैनल सिर्फ उनके लिए है ना। तो इसमें आप नोट कर लेना। लास्ट और ये राष्ट्रीय वर्कफ्लो है। स्कूल एजुकेशन फिर प्रिंसिपल, फिर आगे जो भी प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट, फिर आएगा स्कूल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राजन जैन। नेक्स्ट यहाँ आएगा यूटी सेक्रेटरीट, डीएचसी सर का यूटी सेक्रेटरीट है ऑफिस डिपार्टमेंट का। यहाँ आएगा डायरेक्टर,
फिर सर का नाम आ जाएगा। ये कोड भी नोट कर लो, कोड भी सर का यही है। ये मेन चैनल्स है। अभी कोई ऐड होगा तो सर कहेंगे कि इनमें डिप्टी डायरेक्टर भी इन्वॉल्व करो या सुपरिटेंडेंट भी करो, वो लेटेस्ट स्टेज में आगे वो चैनल बढ़ते जाएंगे। इसमें जो लास्ट अथॉरिटी आप डालेंगे ना, उसको ऊपर नीचे मत करना। लास्ट अथॉरिटी मान के चलेगा कि अप्रूविंग अथॉरिटी है वो, कि वही सैंक्शनिंग अथॉरिटी वही सैंक्शन कर रहे हैं। अगर आप ऊपर नीचे डाल देते हैं कि किसी को कहीं भी डाल दें तो दिक्कत हो जाएगी। वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा हाईलाइट किया। ठीक, सर एक्स इंडिया अलग है, एक्स इंडिया अलग है, एक्स इंडिया का अलग है। हमने वही बताया, लास्ट अपने ही बताया हमने। डायरेक्टर हायर के बताया था, उसमें लास्ट में आपने ड्यूटी सेक्रेटरी करना है ऑफिसर का। जो फर्स्ट आ जाएगा आपका सिलेक्ट करोगे ना, स्कूल एजुकेशन, सेकंड आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, थर्ड आ जाएगा यूटी सेक्रेटरी, नेक्स्ट आ जाएगा सरकार का नाम। और बाई चांस अगर गलत आपने मैपिंग कर ली, आपसे मैपिंग गलत हो गई है, तो आप दोबारा से मैपिंग फिर दोबारा कर सकते हो। गलत आपने लीव नहीं फॉरवर्ड करनी। अगर मेरे से गलत मैपिंग होगी, दोबारा से फिर दोबारा आप अगेन चैनल सेलेक्ट करोगे, दोबारा से अपडेट करोगे। ग्रुप डी तो डीओ लेवल पे ही है। प्राइमरी स्कूल सर, प्राइमरी स्कूल डीओ 15 दिन डीओ, उसके बाद आगे डीओ 30 डेज डीओ 30 डेज। चैनल एक ही बनेगा, उसका चैनल फ्लो वही रहेगा, फ्लो वही रहेगा आपका। पहले आप कहते थे सीएल एक प्रिंसिपल के लेवल पे, आपने जो एक बार चैनल बना दिया वो 3 चैनल को मूव होगी आपकी लीग, चाहे वो सीएल है, चाहे ईएल है, चाहे आर है, चाहे आपकी सीएल का एक ही रहेगा, एक ही लीग रहेगा आपका। जो आपने चैनल एक बार बना दिया, 3 है तो तीनों के पास जाएगी। आपको सीएल में कितने चैनल बनेंगे अगर आपने कैजुअल लीव अप्लाई करनी है, बताओ? एक चैनल रहेगा आपका सीएल में। प्रिंसिपल है, सॉरी टीचर्स जो भी है, जो भी स्टाफ स्कूल में काम कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है, उसका एक ही चैनल रहेगा सीएल का। सीएल में कोई दिक्कत किसी को कोई नहीं है ना, सीएल में वही चैनल रहेगा। एक चैनल रखना है, वही आपकी अप्रूवल अथॉरिटी है ना। प्रिंसिपल है जो भी है, अगर ऑफिस में होगा तो डीओ है, जो भी है वो हमने एक चैनल रखना है सीएल का। उसके बाद आ गया अर्नड लीव। अर्नड लीव में क्या है, अभी सॉफ्टवेयर में प्रोविजन नहीं है कि 15 डेज की प्रिंसिपल तक रहेगी, 30 डेज आगे जाएंगी, 100 डेज या जो भी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही चैनल बनेगा, सॉरी एक वर्क फ्लो बनेगा जो हायर होगा। जैसे अगर आपकी 100 या 150 दिन लीव है, कहाँ तक जाती है, तो वही हम वही हायरार्की सेट करेंगे। उसमें जितने भी चैनल्स हैं, 3 चैनल हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आपको कन्वे कर दिए जाएंगे कि प्रिंसिपल से डीओ जाएगा, डीओ से डिप्टी डायरेक्टर जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जाएगा। वो आपको चैनल रिटर्न में कन्वे हो जाएंगे, है ना? ठीक है। फिलहाल आपको एक चाहे 2 दिन की ईएलबी और डीएससी तक जाएगी। बेशक आप तक रहेगी, सर्विस बुक रिकॉर्ड रहेगा, ऑनलाइन जाएगी, वहाँ से सीन होके आएगी, अप्रूव होके आएगी, वो जो भी है चैनल वही रहेगा। चाहे 1 दिन की ईएल है, चाहे 50 दिन की है, फ्लो वही रहेगा, फ्लो नहीं चेंज होगा। कि 1 दिन के लिए आपने प्रिंसिपल को रख लिया, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए डीओ को रख लिया, फ्लो एक ही बना रहेगा। नहीं, अब तो कोई इंस्ट्रक्शन तो आई नहीं, डीओपी से नहीं देंगे। सारे 15 दिन तक तो प्रिंसिपल के पास पावर है। किस चीज़ की पावर तो है, और वर्क फ्लो में आपको केस तो आएगा, ऑनलाइन हमारे पास आएगा। अर्नड लीव का बताया है जो वही रहेगा। मैक्सिमम जो हायरार्की है वो सेट करेंगे, और जो आपका वर्क फ्लो वैसे ही चलेगा। 15 डेज की जब प्रिंसिपल में सेंक्शन हो, पर वो लीव ऊपर आएगी, आगे वो सेंक्शन हो जाएगी, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो तो ऑफिसर ओपन करके देखेंगे, उनको पता लगेगा 15 डेज है, प्रिंसिपल ने कर दिए, और वो नेक्स्ट लेवल पे अपलोड होएगी, क्योंकि वो उसका एक वर्क फ्लो है जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हार्डली तो एडवांस में अप्लाई होती है। देखो अर्नड लीव तो पता होता है मैंने परसों लेनी है या हफ्ते बाद लेनी है, 15 दिन बाद लेनी है। मेडिकल कम्युनिटी का थोड़ा सा इशू होता है कि वो
जब एडमिट होता है या ऑफलाइन जैसे भी होता है तो वो बाद में अप्लाई होती है, बिटवीन कर देता है। जैसे आज एडमिट हो गया, कल कर दिया, 15 दिन बाद कर दी, वो तो हम सेंशन हो जाती है। पर जो अर्न लीव हो तो बाद में अप्लाई होती है। फिलहाल तो उसके डिसाइड तो हुआ नहीं अभी तक कि उसको क्या करना है। तो हम दे रहे हैं, सेंक्शन कर ही रहे हैं, सर कर ही रहे हैं सेंक्शन अपना एचपीएल। नहीं सर, लेटर आ गया अपने इससे और बीएचसी की आई होगी, आयल की आई है ना, शुरू से नहीं आई है। आया तो है इस छुट्टी सेक्शन कर ही रहे हैं सर, देखिए जो बैलेंसेस हैं अगर आप फीड कर लेते हैं जिनकी कोई पेंडिंग नहीं पड़ी है तो बैलेंसेस फीड करने में कोई हार्म नहीं है। आप मेडिकल का बैलेंस फीड करें। सर ऐसा है ना, जो सेंटर आया 1/4/22 से, उससे पहले इनके पास एचपीएल थी। 1/4/22 के बाद टीचिंग स्टाफ के लिए तो वो एचपीएल, तो वो डिसाइड अभी हुआ नहीं कि वो जो 31/22 तक बैलेंस पड़ा है वो फ्रीज करना है कि रखना है या उसका सेपरेट अकाउंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये चीजें पेंडिंग रहती हैं तो आप एज पर डिपार्टमेंट चलिए, जैसा डिपार्टमेंट कहता है, ठीक है। उसका भी अगर पेंडेंसी है तो रोक लीजिए, अदरवाइज सीसीएल आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीसीएल का डीओ बीएससी 30 डेज डीओ, उसके बाद बीएससी, तो सिंपल है वो। जैसे अर्न लीव एचपीएल है, सीसीएल सेम है, सिर्फ एक्चुअली के लिए अलग है, सीवी में अलग है, बाकी सब सेम है। अब इसमें मैं आपको एक और प्लीज ध्यान दें, अभी ये पोर्टल अभी लॉन्च हो रहा है रेगुलर स्टाफ के लिए। आफ्टर देन नेक्स्ट फेज में इसमें अपना सारा स्टाफ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है, रिटायरी है, वो भी सारे इस पे आएंगे, ठीक है। तब तक पोर्टल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी ये रेगुलर के लिए आपने इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड फेज में जो भी आपके डिपार्टमेंट में है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एसएसए में है, गेस्ट फैकल्टी है, रिटायरी है, उसके लिए भी इसी पोर्टल से ऑनलाइन लीव चलेगा। जो लोग डेपुटेशन पे है ना, उनका केस तो कोई पेंडिंग नहीं है ना। जो लोग डेपुटेशन पे पंजाब से आए हुए हैं या हरियाणा से हैं, उनका तो नहीं है ना। उनका मीनवाइल आप कर सकते हैं, है ना, उनका कर सकते हैं। बट अभी जो पेंडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है वो आपको थोड़ा हॉल्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको लीव अप्लाई कैसे होती है, लीव अप्लाई का देख लीजिए आप। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप्लाई लीव का बटन है, अप्लाई लीव, लॉगिन करके आपने अपने ऑनलाइन लीव मॉड्यूल में जाना है, ठीक है। लॉगिन कर लिया, कंसर्न अब एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री की बात नहीं कर रहा, जिसने लीव अप्लाई करनी है ऑनलाइन लीव पे जाएगा, लीव में जाना है, अप्लाई लीव। अब अप्लाई तब कर पाएगा अगर उसके अकाउंट में लॉग्ड है डाटा। वो जब तक चाहे वो सीएल है ईएल, अगर वो डाटा लॉग नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसके अकाउंट में कोई लीव नहीं है। अब मैं यहाँ लीव टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ, अर्न लीव फ्रॉम डेट। मान लो मैंने अप्लाई करी है में हाफ डे, फोरनून, आफ्टरनून, ये भी आता है ऑप्शन। ये सिर्फ सीएल का है। लीव फॉर 1 डे सिंगल लीव है, रीजन फॉर पर्पस आ गया, स्टेशन लीव इसमें रिक्वायर्ड है यस या नो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अपलोड होगी, उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। कोई भी केस में आपने सीएल अगर आ रहा है, जो भी आप ले रहे हो, उसके बाद सबमिट कर दोगे तो वो नेक्स्ट अथॉरिटी के पास चली जाएगी, जो भी आपकी हायरार्की सेट है इसमें। जो आपने अभी बताया अथॉरिटी सेट करी हुई है लेवल के हिसाब से, तो नेक्स्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट अथॉरिटी होगी उसके अकाउंट में दिखाई पड़ेगी, फिर उसको अप्रूव करनी होगी, फिर नेक्स्ट जाएगी। जहां पर सैंक्शनिंग होगी वहां सैंक्शन होकर के सैंक्शन ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जो ईएल लेके गया है
और वो जब ज्वाइनिंग दे रहा है, लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट वो यहाँ पे सबमिट करेगा अपनी, ठीक है। अगर उसने लीव अप्लाई की है यहाँ पे वो फोरनून आफ्टरनून जो उसके पास ऑप्शंस आ रही हैं, और उसके बाद चूज फाइल कि मैंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी और यह सबमिट कर देगा। ELRF जिस भी केस में आप लोग ये ऑप्शन अवेल करते हैं वो यहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी डालेगा। डन। अप्रूव लीव, अब ये नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रूव लीव। यहाँ पे अगर अप्रूव लीव किसके पास है, जिसको मैंने अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया हुआ है, वो यहाँ पे उसके यहाँ पे आगे उसे एप्लीकेशन शो करेगी उसके पास, अगर किसी ने रिपोर्टिंग है, और उसके बाद अप्रूव और रिजेक्ट का बटन होता है प्रिंसिपल लॉगिन में, जिसके भी लॉगिन में जिसके पास जो लीव आएगी वो अप्रूव लीव में जाएगा। यहाँ पे उसके पास अप्रूव और रिजेक्ट दोनों बटन होंगे, और एक बटन होता है उसमें कर्टेल का। वो आपकी ये लगा मानिए आपने 50 अप्लाई की, वो कर्टेल भी कर सकता है। मान लो आपने 50 अप्लाई की हो गया, मैं आपको 35 दूंगा, उसके पास कर्टेल का बटन भी होता है, ठीक है, जो आपका अप्रूविंग ऑफिसर है। उसके बाद आ जाता है इसमें लीव ऑर्डर, जनरेट लीव ऑर्डर। एक बार लीव अप्रूव हो गई है, ठीक है, यहां से उसका जनरेट आप ऑर्डर कर सकते हो। जनरेट ऑर्डर में जाओगे, जो उसका लीव टाइप था LTC नो है, ठीक है। यहाँ जाके ऐड लीव करके यहाँ से लास्ट में आता है जनरेट लीव ऑर्डर। जनरेट लीव ऑर्डर करने के बाद एक ऑप्शन आती है इसमें फॉरवर्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर किस किस को जाना चाहिए, जो जनरेट लीव आपने लीव जनरेट कर दी है उसकी, ठीक है। देन आता है पब्लिश ऑर्डर। वो जो लीव ऑर्डर है वो किसको फॉरवर्ड करोगे आप, ठीक है ना। मैंने यहाँ डेजिनेशन आएगा जब आपने लीव फॉरवर्ड करोगे, जब आप यहाँ पे आपके पास अपने आप डेजिनेशन आएगा, क्योंकि अभी कुछ है नहीं इनके पास। पब्लिश ऑर्डर, लीव फॉरवर्ड में एंडोर्समेंट लगाते हैं, इसको कॉपी जाएगी, इसको कॉपी जाएगी, वो आप सिलेक्ट करो। वही चीज है इसमें। उधर जाएगा रिकॉर्डिंग रोकी थी, रिकॉर्डिंग चाहिए पहले तो कर लेते फॉरवर्ड। रिकॉर्डिंग अभी तो कुछ नहीं करे, इनमें तो डाटा फीड हो रखा है ना, आप लोग अपना देख लेना। व्यू सर्विस बुक वगैरह इसमें डाटा फीड किया हुआ है सबने। अपना तो यूजर ने पासवर्ड देखो, कोई एक जना दो दिखा देते हैं। ये सब यूजर ने किसी के पास है यूजर आईडी पासवर्ड? 63 पासवर्ड बोलो, चेंज कर देना जाके। कैपिटल है, और वो डाटा फीड करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। वो तो
उसकी लीव सैंक्शन हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि मेरे को नहीं अभी इसकी जरूरत, वो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाल देता है। उसमें ऑप्शन आती है अप्लाई लीव में जाके, ये मतलब लीव अप्रूव होने के बाद अगर उस कहता है टीचर मैं वापस आ गया हूँ जी, मैं गया नहीं, तो मेरी लीव कैंसिल कर दो, वो कैंसिल प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसमें भी अप्लाई लीव में जाके उसके पास जो लीव उसने अप्लाई की है उसके आगे बटन आ जाता है कैंसिल आफ्टर अप्रूवल, कैंसिल आफ्टर अप्रूवल। जब वो उस पर अप्लाई कर देता है, कैंसिल आफ्टर अप्रूवल पे क्लिक कर देता है, तो जो कंसर्न एचओडी है उसके पास भी वो ऑप्शन जाती है कि उसने अप्लाई की थी लीव और वो कोई कैंसिलेशन मांग रहा है, तो एचओडी अगर उसे अलाउ कर देता है तो जितनी वो डेबिट हो रही थी वो उसके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, कर्टेल की ऑप्शन आती है, आपने 10 अप्लाई की है तो जो आपकी अप्रूविंग जो नेक्स्ट अथॉरिटी है वो आपकी कर्टेल कर सकती है। रिकॉर्डिंग के द्वारा डाल देते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो किसी को ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको करने में, अगर सॉफ्टवेयर में आपको फील होता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो हम नंबर दे देंगे, आप ईमेल एड्रेस भी दे देंगे, आप उस पर मेल डाल सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करें इनकेस अगर आप यू फील सम प्रॉब्लम। ओके, आप नोट कर लीजिए, इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट के अकाउंट से मेल डाल दीजिएगा कि यू आर फीलिंग दिस प्रॉब्लम, सो वी विल रिजॉल्व इट। देखो ये जब हम कोई न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे जो भी आईटी इनिशिएटिव है उनकी बात करूंगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब उसके बाद हम उसके यूज टू हो जाते हैं तो उससे अच्छा सॉफ्टवेयर हमें कोई नहीं लगता। मैं एग्जांपल दूं एक अपना यूडाइस की। यूडाइस में जब से चाइल्ड वाइज डेटा स्टार्ट हुआ, पहले हमें मुश्किल लगता था कैसे होगा चाइल्ड वाइज, कि पहले हमारे पास क्या दिक्कत आती थी, बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, 3 महीने गाँव गया, उसने फिर वहाँ एडमिशन ले ली, फिर वहाँ पे उसने अपना नेम इनरोल करा दिया, उसके बाद उसने इसमें सारी बेनिफिट वहाँ स्कॉलरशिप फिर अप्लाई कर दिया, जो भी यूनिफॉर्म वगैरह टेक्स्ट बुक्स वगैरह वो फिर अप्लाई कर दिया। फिर 3 महीने वहाँ पढ़ने के बाद फिर दूसरे स्कूल में चंडीगढ़ के आ गया, उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो चाइल्ड को थ्रू आउट इंडिया ट्रैक कर सके। अब यूडाइस में ऐसा मैकेनिज्म है, आप उस बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम डालोगे तो वो आपको दिखा देगा कि ये बच्चा उस स्कूल में भी दिखा रहा है जो आपके पास एडमिशन लेने आया है ना। तो उसमें हमने भी कह रखा, आधार नंबर डालोगे वो दिखा देगा ये बच्चा उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स पे पढ़ा है, मीन्स हमें नया ऐड नहीं करना, उसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी जो आ रही थी वो सारी रिजोल्व हो गई है। अब जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है थ्रू आउट इंडिया वो कामयाब है, आप देखोगे यूडाइस प्लस के थ्रू। अभी उसमें हम अपार आईडी भी बना रहे हैं, आपको भी पता है 12 डिजिट्स का यूनिक आईडी अपार आईडी। उस अपार आईडी के साथ ही सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स उसके डिजी लॉकर में आ जाएंगे। वही हमारी प्लानिंग है, जो हम अपने स्कूल में एग्जाम लेते हैं ना, जिस भी क्लास का रिपोर्ट कार्ड बनता है वो भी बाद में उसके इनकमिंग मतलब ईयर्स वो उसके डिजी लॉकर में सारा रिपोर्ट कार्ड आता है। एक सॉफ्टवेयर भी NIC चंडीगढ़ ने डेवलप किया है
जिसमें से आपके 2-3 स्कूल उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसमें सारा हम डाटा ले रहे हैं स्टाफ का भी, जो टीचिंग स्टाफ जो आप हर महीने पोजीशन भेजते हो, कितनी सेक्शन पोस्ट है, कितने वैकेंट है, कितने वर्किंग है, वो सारा डाटा भी ऑनलाइन ही सभी को यूजर नेम पासवर्ड होगा, वहीं से वो डाटा उठा लेंगे। तो वही हमारा रहेगा कि हम मिनिमम जैसे स्कूल को बार बार डाक भेजने ना पड़े, तो जो भी डाटा अवेलेबल है पोर्टल पे वो पोर्टल से वही उठाया जाए। उसी में बात चल रही है आगे फ्यूचर में जो हम डीबीटी करते हैं, आपको पता है डीबीटी में हर एक बच्चे की डिटेल हम हर साल डालते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, तो वो भी हमारा टारगेट है कि हम उसका अकाउंट नंबर लेके तो जो भी डाटा होगा वो स्कूल उसको वहां से लॉग करेगा और वही डाटा अपना सर्विस प्लस के थ्रू एपीआई के थ्रू चला जाएगा। तो इससे इसका बस एक यही रहेगा, जो एंटर कर रहा है स्कूल डाटा वो सर्टिफाई करेगा ये करेक्ट है, क्योंकि सिस्टम तो वही उठाएगा। अगर आपने अकाउंट नंबर गलत कर दिया तो सिस्टम तो वही उठाएगा। तो इससे ही रहेगा हमने जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट हमने डाटा एंटर करना है। तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बन गया है, जो हमारा नेक्स्ट वीक तक, हफ्ते 10 दिन तक लॉन्च हो जाएगा। उसमें हमने क्या किया है, जो भी स्टूडेंट्स डाटा आपका यूडाइस पे है वही स्टूडेंट्स डाटा को हमने उस पर पॉपुलेट किया ताकि स्कूल वालों को दोबारा से बच्चे की एंट्री ना करनी पड़े। उसी पे ही स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग है, उस पे हर एक बच्चे की आप स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग करोगे। उसी पे ही क्लास टीचर सब्जेक्ट मैपिंग है, चेक कर लीजिए ना, जितने आपके स्कूल में टीचर है उसकी क्लास वाइज मैपिंग करोगे, ये टीचर मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। उसी पे ही टीचर के लॉगिन है, हर एक टीचर क्या करेगा, जो जो आपने उसको सब्जेक्ट असाइन किए हैं, किस किस क्लास के असाइन किए हैं, वो उनके ऑनलाइन मार्क्स पा सकता है। वही टीचर क्या करेगा, अपनी क्लास की फीस इनिशियलाइज करेगा 9 to 12 क्लास। जो भी स्टूडेंट्स 9 to 12 की फीस है ना, 12 तक की, वो सारी एक क्लिक करते ही उसकी सारी फीस जनरेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स को उसका यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपने उससे पेरेंट उसका फी ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकेंगे, और जो आप रिपोर्ट कार्ड जो जनरेट करोगे वो पेरेंट उसका रिपोर्ट कार्ड दे सकता है। उसी में एक ऐड सर्कुलर का बटन है, जैसे प्रिंसिपल चाहता है कि मैंने कोई मैसेज डालना है पेरेंट के लिए, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल के ग्रुप पे आता है ना कि स्कूल कोई मैसेज डिस्प्ले कर देता है तो हमारे लॉगिन में आ जाता है। कोई सर्कुलर आपने डिस्प्ले करना है, पीडीएफ अपलोड करनी है, तो आप एक लिंक पे अपलोड करोगे, वो सभी पेरेंट्स के पास चला जाएगा। उसी में एक ऐसा प्रोविजन है, आप चाहते हो कि मेरे इतने बच्चे एब्सेंट है, मैंने उनको मैसेज भेजना है कि आपका बच्चा एब्सेंट है, वो भी उस सॉफ्टवेयर से चला जाएगा। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव बैकएंड में चल रहे हैं, जो हमारे एनआईसी अपने नितिन सर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज और है, जो आप जब ऑनलाइन फीस लेंगे, अभी आप क्या करते होंगे, उसको चालान के थ्रू जमा कराते होंगे ट्रेजरी में। एसबीआई ट्रेजरी ब्रांच जाता होगा, फिर ट्रेजरी के पास उसका वो सेटलमेंट करते हैं कितना पैसा एज ए रिसीट फीस का आया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रोविजन होगा, जब ऑनलाइन बच्चा जमा करेगा वो सीधे पैसा सीएफआई में जाएगा, पैसा वहां जाएगा ट्रेजरी को, और जो डीडीओस काम कर रहे हैं, आपके जो डीडीओस हैं इंडिविजुअल, उनके पीएफएमएस में सारे ऑपरेट करते हैं पीएफएमएस को। पीएफएमएस के अकाउंट में आपको वो दिखाई पड़ेगा इतनी फीस आई है उस डीडीओ की। हमने आपके अराउंड 112-113 स्कूल हैं, सबके अलग अलग डीडीओस हैं, सबके पीएफएमएस पे अकाउंट है। जितनी भी फीस जमा होगी वो आपके पीएफएमएस पे दिखाई पड़ेगी कि ये रिसीट का पैसा आपका स्टूडेंट का फीस का आया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि बच्चा खुद फीस जमा करेगा, बट इनिशिएट टीचर करेंगे वहां से कितनी फीस है, वो अमाउंट टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन में दे रखा हो सकता है वेरिएशन हो उसके अंदर। तो इनिशिएट करने के बाद बच्चे को दिखाई पड़ेगा मेरी ये फीस ड्यू है। जैसे वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेस होगी तो आपको आपके डीडी को दिखाई पड़ेगा ये रिसीट है। तो आपको वो काम जो आप अभी ट्रेजरी ब्रांच में जमा करा करके और आप चालान जमा कराते हो, वो काम आपका इसमें खत्म हो जाएगा। क्लास वाइज भी आपकी रिसीट बन जाएगी, क्लास वाइज, हेड वाइज। आपके 2 हेड्स में पैसा आता है, उन 2 हेड से बाइफरकेट हो जाएगा कितना कितना पैसा आपका किसमें आया होगा। तो उनको मैन्युअली रजिस्टर में नहीं लिखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से प्रिंट लेंगे अपने रजिस्टर में जाएगा। हेड वाइज, क्लास वाइज, किस क्लास का किस हेड में कितना पैसा है वो सारा आएगा। और उसी में अगर आप एससी सिलेक्ट करोगे तो उसकी फीस अपने आप ही हाफ हो जाएगी। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस माफ है, तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे फी दिखाएगा आपको इतनी जनरेट हुई है। तो वो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीक तक शायद लॉन्च हो जाएगा।
उसको करने से पहले भी ऐसी तरह की ट्रेनिंग करेंगे जो लोग ऑपरेट करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें वैसे बताएंगे सारा कुछ कैसे क्या करना है, प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो उसके थ्रू आपका काफी सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। जो लोग सैलरी की, जैसे मैडम बैठे हैं सैलरी का भी काम करते हैं, मेरे पास आते भी हैं, तो डीडीओ में ऑपरेट करते हैं, उनको आपका पीएफएमएस पे दिखाई पड़ेगा कि ये रिसीट सबकी आ गई है। वो सारा काम आपका जो चलान वाला वो सारा खत्म हो जाएगा, सारा ऑनलाइन रहेगा। बाकी इस वाले में अगर कोई इशू लग रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए। अगर अभी रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम कर देंगे। कोई इशू लगता है आप EHRMS वाले में, लीव वाले में, एक्स इंडिया लीव भी है इसके अंदर, लेकिन वो अलग है। एक्स इंडिया लीव में भी आपने फ्लो तो सेट करना ही करना है, इसके पास सैंक्शनिंग के लिए जाएगी। लास्ट अथॉरिटी आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी विजिलेंस क्लियरेंस आपकी ऑनलाइन होती है। इंडिया लीव में जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है विजिलेंस वाला ना, उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली वहां से उठाएगा कि ये विजिलेंस क्लियरेंस आपकी कब हुई है, वैलिड है कि नहीं है। मेन तो वही होता है उसमें विजिलेंस क्लियरेंस वाला, है ना। बट सेट आपका अथॉरिटी वैसे सेट करनी पड़ेगी आपको, जैसे आपने बाकी लीव्स के लिए सेट करी। आप एक बार ऑपरेट करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। अभी इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में, बट आप इनिशियली जब शुरू करेंगे उसको तो थोड़ा आपको ऑलरेडी इजी लगने लग जाएगा। अभी आप लोग ACR API तो भर ही रहे हैं इसको भरना, कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना। 4 साल 5 साल तो हो गए इसको भरते हुए आपको, तो इसी तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी अगर कोई इशू आता है तो आप इन 2 मेल पर अगर आप हमको भेजते हैं तो हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। जी तो क्या मैनुअल केस से भेजेंगे? जैसे कोई सपोज 1 मंथ की एक्स इंडिया लीव लेता है तो मैनुअल केस भी पुट अप करना और ऑनलाइन भी, दोनों चीजें चलेंगी। देख मैडम, देखिए हमारी तरफ से ऑनलाइन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। अगर आपका डिपार्टमेंट कहता नहीं मैंने मैनुअल पेपर, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है आपके। आपका डिपार्टमेंट क्या इंस्ट्रक्शन आपको देता है, वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, वो चीज हम डिसाइड कर सकते हैं। ये आपकी सर्विस अपलोडेड है वहाँ पे, ये 4 में से वो तो नहीं हम करेंगे सर्विस ना, डिटेल आपने डाल दी सारी, वो तो हाँ जी, उस केस में डाली है एक्सीडेंट केस में। जैसे आपने एक्सीडेंट लीव अप्लाई कर लिया, हाँ जी, तो एक्सीडेंट आपकी सर्विस बुक अपडेटेड है ये 4 में हम से 6 महीने बाद अपडेट करते हैं ना, ऑनलाइन स्कैन करके डाली है। नहीं, ऑनलाइन करते सर जो फर्स्ट केस आएगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, इशू आएगी, और दोबारा ये जरूरत पड़ेगी सर, घुमानी पड़ेगी, तो आपको स्कैन करके डालनी पड़ेगी सर। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे एक्सीडेंट केस में, एफिडेविट वगैरह, उसके नोट टुकड़े, नोट इंक्वायरी, विजिलेंस का फॉर्मा, जो भी अपलोड करोगे उसके साथ सर्विस बुक को अपलोड करोगे। अगर आसान सब कुछ अपलोड होगा फिर मैनुअल तो आएगा। फर्स्ट केस में आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम केस का खत्म करेंगे, क्या जरूरत पड़ सकती है। तो अपने एक्स इंडिया की बात करें तो फिलहाल क्या रहेगा, एक्स इंडिया आपकी ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, लेकिन जो आप ऑफलाइन भेजते थे वो सारा भेजोगे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको विजिलेंस से भी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट, कई सारी चीज़ें हैं। तो पैरेलली क्या करेगा, अभी चलेगा एक्स इंडिया आप ऑफलाइन भी भेज दो, जैसे जैसे सिस्टम बिल्कुल हमें पता लग जाता है सारे प्रोसीजर, फिर ऑनलाइन हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने सर्विस भी बुक भी नहीं उसकी ऑनलाइन कर रखी है, तो एट प्रेजेंट 2-3 बार तो पैरेलल रखो, है ना। ऑफलाइन भी भेजो एक्स इंडिया और ऑनलाइन भी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैनल हैं। जैसे में पता लग जाएगा सारा तरीका, फिर से ऑनलाइन जाएगी, कल तक आपकी सर्विस बुक भी अपडेट हो जाएगी सारी, है ना। तो इनिशियली तो हमें देखो ये करना ही पड़ेगा, कुछ हम ऑफलाइन साथ रखें और ऑनलाइन भी साथ रखें, जैसे जैसे होगा फिर बाद में सारा टोटली ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएगा। मोरओवर दिस इज बेसिकली द इशू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। डिपार्टमेंट आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, अगर आप अपलोड करने की सर्विस बुक आपने डाल दी है, लेकिन आपके हायर ऑफिसर कहते हैं नहीं मुझे तो फिजिकल चाहिए, तो वो फिर आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे अपने डिपार्टमेंट के। या जैसे कभी ऑडिटर्स आते हैं, वो कहते हैं फिजिकल दिखाओ, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन वाला प्रोसेस आपका क्लियर है। आप ऑनलाइन रखना चाहें तो ऑनलाइन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिलहाल तो
वो भी ऑनलाइन है CCL ऑलमोस्ट सारे लीव ऑनलाइन है, जरूरी नहीं है। ये फिलअप करेगा, पहले वो टीचर आपको दिखा ले, फिर ऑनलाइन फिलअप करते हैं। सीसीएल में क्या है, सीसीएल में तो कोई इशू नहीं। देखो टीचर अपने लॉगिन से अप्लाई करेगा, लेकिन जो वो फॉर्मेट है जो आप नेट के पहले से बनवाते थे वो पहले उसका चेक कर लो सारा, फिर आप उसको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन करके दे देंगे। सीसीएल का तो कोई इशू नहीं है। अब सीसीएल और एक्सीडेंट कर दो। वो सबसे ठीक है जी, थैंक यू सभी का। कोई किसी ने अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये मीटिंग ऐड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेडिकल लीव देनी है कि अपनी जो नहीं ड्यूटी के टीचर्स मेडिकल का दूसरे दिन करना है।